क्या हुआ? ओके, चलिए। तो बता दे बच्चे, ये जो एसएसटी सीटेट एसएसटी जूनियर का पेपर है और 21 टाइम का पेपर है, ठीक है। तो यह 21 जनवरी 2024 का पेपर है, ठीक है। ये कब का पेपर है? 21 जनवरी 2024 का पेपर है, हूबहू पेपर, ठीक है। बस इसमें 60 क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ हमने 30 क्वेश्चन ही लिया है, ठीक है। फिर जो बचते हैं 30 क्वेश्चन उसको आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, अब ठीक है, आप खुद देखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, यहां पर प्रश्न किया गया है कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि यह महासागरों से घिरी है। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। यहां सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। यह स्थल बुद्ध है, ठीक है। चलिए, आप विकल्प बताएंगे। ये बोल रहा है कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी की ये क्या है, भूमध्य रेखा है। इसे आप 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे और इसे 23.5 डिग्री क्या बोलेंगे, साउथ बोलेंगे। 23.5 डिग्री नॉर्थ को आप कर्क रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्क वृत्त बोलते हैं। और इसको आप क्या बोलते हैं, मकर वृत्त बोलते हैं, मकर वृत्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मकर वृत्त बोलते हैं, ठीक है। कर्क वृत्त और क्या, मकर वृत्त। अब इसके बीच में यह वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं तो इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर सूर्य जो होता है दोपहर में ठीक क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। तो इस विकल्प का, इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाना चाहिए, दूसरा, ठीक है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बोला गया है कि भारत और बांग्लादेश पटसन यानी जूट के अग्रणी क्या है, उत्पादक है। यानी पटसन यानी जूट के उत्पादन में भारत और बांग्लादेश क्या है, सबसे आगे है, ठीक है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं, ठीक है। तो पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। मतलब पटसन की जो वृद्धि है, ठीक है, उस पर कौन सा कथन है जो बल प्रदान करता है, उसका क्या करिए, चुनिए और सही विकल्प पर क्या करिए, टिक लगाइए। तो यहां पर बोला गया है ए बी सी डी, एक क्या दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, और इस सही कथन को चुनकर सही विकल्प को क्या करना है, चुनना है। तो यहां पर बोला गया है यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। बिल्कुल बात सही है, ये जलोढ़ मृदा में क्या होते हैं, सही ढंग से विकसित होते हैं, बिल्कुल बात है, सही है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। जब ये बोया जाता है, इस टाइम बोया जाता है, लेकिन जब इसे निकाला जाता है उस समय बहुत अधिक, हाँ, उस समय बहुत अधिक क्या हो रही होती है, बारिश होती है। और जूट पटसन पटुआ, जिसको गांव में लोग पटुआ बोलते हैं, नहीं, उसको काटा, हाँ, उससे रस्सी बनती है, उसको काटा जाता है, पानी में डुबाया जाता है 20 से 21 दिन तक। फिर क्या किया जाता है, उसे साफ किया जाता है, और साफ करने के बाद हाँ, उसका जो रेशा होता है निकाल कर क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, और फिर उसको क्या किया जाता है, हाँ, उसको इकट्ठा किया जाता है, जिसे लूड़ी बोलते हैं। और फिर क्या करते हैं उसे, हाँ, उसे रस्सी बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, रस्सी बना लेते हैं, आप लोग बना लेते हैं रस्सी। हम रस्सी बहुत बढ़िया बना लेंगे, ठीक है, चाहे जितनी मोटी हो चाहे जितनी पतली हो, बना लेंगे। किसी भी, हम आदमियों का रस्सी बना देते हैं, हो गया। तो इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बात ये भी सही है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता नहीं, इसे ना तो निम्न तापमान चाहिए और ना ही इसे कम वर्षा चाहिए। जिस समय ये, हाँ,
ये भाद्र मास में क्या किया जाता है, हाँ भाई काटा जाता है, ठीक है। हाँ, जब काटा जाता है तो उस समय बहुत क्या हो रही होती है, बारिश हो रही होती है, ठीक है। तो ये बात क्या है, गलत है, ठीक है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ये बात भी क्या है, सही है। यानी कौन कौन सही है, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी किस विकल्प में है, ठीक है। समझ में आ रही बात, बिल्कुल कंसेप्ट है, इसमें रटने उठने वाला कुछ है नहीं, था क्या इसमें कुछ रटने वाला, आपके व्यवहार का ये प्रश्न है। चलिए आप भी इसको जिसके आप करते जाइएगा, इसका आंसर नोट। चलिए देखिए, इस पर अभी बात हुई है, ठीक है। देखिए अब बात हुई है तो आप सभी लोग ऑप्शन इसका बताएंगे, ठीक है। अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़े, मतलब अभिकथन ए को और कारण आर को क्या करिए, ध्यान से पढ़िए। 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। भाई जो भारत है ये क्या है, गुजरात, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये गुजरात और महाराष्ट्र था, ठीक है। तो जिधर लोग मराठी बोलते थे उसको महाराष्ट्र बना दिया गया, और जिधर लोग गुजराती बोलते थे उसे गुजरात बना दिया गया। ये कब हुआ है, 1960 में। तो वही बोल रहा है कि 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में क्या किया गया, बांटा गया है। ये बात सही है क्या, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। फिर बोल रहा है, कारण बोल रहा है कि 1960 में पंजाब का भी क्या होता है, विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या फिर हिंदी बोलने वालों के लिए। ये भी बात क्या है, सही है। लेकिन प्रश्न उठता है, ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन यहां पर ये देखिए कि क्या यह इसका व्याख्या करता है क्या, नहीं, क्योंकि लगाएंगे तो भाई इसका ये भी अलग फैक्ट है, ये भी अलग फैक्ट है। तो जब फैक्ट है तो व्याख्या कहां कर रहा है, जब व्याख्या नहीं कर रहा है तो ए और आर दोनों क्या है, सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। बोला है वही बात है, कथन ए तथा कथन बी को क्या करें, ध्यान से पढ़ें। जब कथन दोनों कथन है तब यहां पर कारण की बात नहीं करेगा, किसकी बात नहीं करेगा, कारण की नहीं बात करेगा, सिर्फ सही गलत पूछवाएगा, ठीक है। तो कथन ए और कथन बी को ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कथन ए कि जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। यानी यह हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक बुक थी और इसको कितने भागों में प्रकाशित किया, 3 भागों में। ये बात बिल्कुल सही, 3 भागों में प्रकाशित किया। और वो 3 भाग क्या थे, ठीक है। तो हिंदू काल था, मुस्लिम काल था, और क्या था, ब्रिटिश काल था। क्या था, ब्रिटिश काल था। फिर बोल रहा है कि इसमें से उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास में बांटा। नहीं, उसने किस में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा, इस रूप में नहीं बांटा। इसका मतलब कि ये तो सही है लेकिन बी क्या है, गलत है। समझ में आ रही बात, इन्होंने जेम्स मिल ने इसे हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ये बोलते हैं कि प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन इतिहास में हिंदू शासन करते हैं, ठीक है, मध्य काल में मुस्लिम शासन करते हैं, और आधुनिक काल में कौन शासन करते हैं, ब्रिटिश। तो ये बताइए क्या हिंदू प्राचीन इतिहास में सिर्फ हिंदू ही शासन करते हैं, और भी तो लोग हैं ना, ठीक है, क्या मुस्लिम ही शासन करते हैं और हिंदू वगैरह नहीं शासन कर रहे थे क्या। तो इसमें क्या है, एक बी गलत है और ए क्या है, सही है। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है, ए सही परंतु आर बी गलत। कौन हो जाएगा,
दूसरा से। ठीक है, समझ में आ रही बात? बोलिए, चलिए आगे देखिए। बिल्कुल, ये 21 जनवरी 2024 का पेपर है, जैसे है वैसे ही है। ठीक है, हाँ, ये बोल रहे हैं कि डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। इस पर हम लोग कल बात किए थे। डैश के कारण लद्दाख को क्या बोलते हैं? छोटा तिब्बत कहते हैं। अब देखिए, ई पॉलिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? पॉलिटी का क्वेश्चन। भाई पॉलिटी ही तो पढ़ रहे थे ना, पॉलिटी में ही तो ये मिल था ना हम लोगों को कल। ठीक है, इसका लगाइए सही आंसर। ठीक है भाई, लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं? ठीक है, भौगोलिक सामीप्य के कारण। बिल्कुल, भौगोलिक सामीप्य के कारण। ठीक है, अगला, धार्मिक समानता के कारण। बिल्कुल, वहां पर भी बौद्ध धर्म, यहां पर भी बौद्ध धर्म। ठीक है, समान भोजन। भाई जब वहां बौद्ध धर्म, तो जाहिर सी बात है कि भोजन क्या होगा? थोड़ा बड़ा मिलता जुलता रहेगा। भाषाई समानता। ठीक है, तिब्बती भाषा की, यानी ABCD कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ, चलिए आगे देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं? पृथ्वी का जब वायुमंडल पढ़ाते हैं तो क्या हम बताते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? क्या बनाए रखती है? हाँ हाँ, सूर्य की उष्मा, क्या पृथ्वी पर चट्टानों और महासागर, क्या चांद का गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। मैं हमेशा बताता हूं कि पृथ्वी के कोर में मैग्नेटिक क्या है? फील्ड है। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ग्रेविटी है पृथ्वी पर, और ग्रेविटी के कारण ही क्या है? पृथ्वी क्या है? वायुमंडल को अपने तरफ खींच के रखी हुई है। ठीक है, और पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल क्या है? अवशोषक है। ठीक है, रे को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। ठीक है, हाँ, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? बोलिए, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या? हाँ, चलिए, हाँ, इसको बताइए। बोल रहा है कि अभिकथन ए, कारण आर को ध्यान से पढ़े। अभिकथन ए बोल रहा है कि दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, बिल्कुल बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ये बोल रहा है कि बड़े नेता थे लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, और ये बोल रहा है क्या? नहीं रहे, 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। ये क्या है? गलत है। यानी अभिकथन क्या हो गया? गलत। जब अभिकथन गलत हो गया तो ए गलत है, तो यहां पर बोल रहा है कि ए और आर सही है। यहां पर ए को सही बता रहा है, तो इसको भी क्या करिए? काटिए। यहां पर ए सही है, इसको भी क्या करिए? काटिए। यहां ए गलत है और यहां पर क्या बोल रहा है? ए और आर सही है, यहां पर भी ए को सही बोल रहा है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? समझ में आ रही बात? एक सिर्फ आपने जाना और सही विकल्प तक आप पहुंच गए। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। वह व्यवसायी और प्रचारक थे। बिल्कुल थे भाई। ठीक है, वे लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, मतलब अभिकथन ए क्या है? गलत है, और आर क्या है? सही है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, आर जो है अभिकथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ क्या लगाएंगे? ए गलत है किंतु आर सही है। समझ में आ रही बात? चलिए, हाँ, पेपर लगना चाहिए, पेपर लगना चाहिए। नहीं समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा HSRA के बारे में सही नहीं है। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। ये बताइए, एक ही संस्था है और एक ही वर्ष में 2 बार कैसे 2 जगह पर स्थापना हो जाएगी इसकी? इसका मतलब कि इन दोनों को तो छोड़िए, इन्हीं दोनों ऑप्शन में क्या है, खेल चल रहा है कि नहीं? इन्हीं में से कोई एक सही है और एक गलत है, यही ना भाई? एक ही संस्था है और एक ही वर्ष में 2 जगह पर कैसे शिफ्ट हो जाएगी? और गलत यहां पर पूछा है, इसका मतलब इन्हीं दोनों में से कोई क्या है, गलत है, बाकी ये दोनों क्या है, सही है। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी, बिल्कुल करी थी। इसकी स्थापना भगत सिंह किए थे और सैंडर्स पर इन्होंने क्या किया था, हमला किया था कि नहीं? भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यहां पर देखिए 1928 में अमृतसर के इसकी स्थापना, अमृतसर में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। इसकी स्थापना कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी, फिरोज शाह कोटला में। इसका मतलब ये भी सही है। कौन गलत है? 2 क्या है, गलत है। और जो गलत है वही क्या है, सही है ऑप्शन के हिसाब से। समझ में आ रही बात? तो आप इसको फैक्ट के रूप में भी याद रख सकते हैं। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HSRA की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथी थे। ठीक है, और इसी संस्था ने क्या किया था भाई, सैंडर्स पुलिस अफसर पर हमला किया था। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें, तो कौन सा आपका विकल्प गलत है? 1928 में पंजाब अमृतसर में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। कहां हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? बोलिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। उड़ाती है कि नहीं हो? अभी पवन चल रही है ना? हाँ, लू जिसे बोल रहे हैं। पवन कैसे बहती है? तो एक बार नहीं 75 बार बताया गया है कि पवन जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर चलती है क्या? नहीं। ये क्या हो जाएगा, गलत। संघनित वायु की गति, भाई संघनित वायु की गति से क्या मतलब, कैसे वो पत्ती उड़ाएगी? ठीक है, पौधों और जीव जंतुओं की गति, पौधों और जीव जंतुओं की गति से क्या मतलब है भाई? ठीक है, वो तो पवन बोल रहा था, ये भी क्या है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ क्या करती है, चलती है। यही क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हवा हमेशा, तो हाँ, जो लोग बोलते हैं कि आप यह स्टेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो देख ले। यह स्टेट का सिलेबस, सब सारे सिलेबस को मैं कवर करते हुए लेकर चलता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं क्या करना है मुझे। यहां पर बोला जा रहा है कि गेहूं एवं जौ, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले? सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है भाई, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ ये सबसे क्या है, पुराने अनाज है। ठीक है, हाँ, तो इनका सबसे पहले उगाने का साक्ष्य कहां से मिला था? क्या मालाबार हिल्स से मिला था, सुलेमान और किरथर हिल्स से मिला था, नीलगिरी हिल्स से मिला था, गारो हिल्स से मिला था? ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, सुलेमान और किरथर हिल्स, ये दोनों क्या है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सुलेमान और किरथर हिल्स में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने का क्या मिला था, साक्ष्य मिला था। क्लियर है? चलिए, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये बोल रहा है अभिकथन ए,
शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। भाई वास्तुकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? शाहजहां के काल को कहा जाता है ना। इसका मतलब कि वास्तुकला का जो क्रांतिक मतलब चरमोत्कर्ष था वो कौन था भाई? ठीक है, शाहजहां का शासन काल था, शाहजहां का शासन काल था। ठीक है, अब कारण बोल रहा है कि उनके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है, दिल्ली और आगरा में, ठीक है, निर्माण कार्य चलते रहे और निर्माण कार्य हमेशा चलते रहे। यही कारण है कि शाहजहां के काल को क्या बोला गया? वास्तुकला का स्वर्ण युग बोला गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है ए की क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। ठीक है भाई, आगरे का किला हो गया, क्या बोलते हैं, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सही विकल्प? ए और आर क्या है? सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें बोल रहा है कि 1970 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। ये बात बिल्कुल सही है। 1770 में, ठीक है, बंगाल के अंदर एक क्या पड़ा था? भयानक अकाल पड़ा था। ठीक है, अकाल का मतलब होता है क्या? अकाल का मतलब फेमिन। क्या होता है? फेमिन। ठीक है, मतलब भयानक क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। ठीक है, हाँ, अकाल पड़ा था। अब इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। बिल्कुल ये बात भी सही है। ठीक है, भयानक अकाल पड़ा था। ठीक है, और उसमें से लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग क्या हो गए? मर गए थे। ठीक है, 1 करोड़ के आसपास लोग क्या हो गए थे? मर गए थे। और मरने के कारण यह समझा गया कि लगभग 1/3 लोग क्या हो गए? खत्म हो गए। इसका मतलब कि ए भी सही है और बी भी सही है, तो कौन सा हो जाएगा? ए और दोनों सही है। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी का सब है, ये सब कुछ एनसीईआरटी में है। ठीक है, हाँ, बशर्ते उसको सही से पढ़ने की जरूरत है। और यहाँ पर जब लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो आप लोग क्या करा करिए कि उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार आप अपने मन से पढ़ लीजिए और एक बार 2x पर करके पढ़ लीजिए। 2-3 बार पढ़ लीजिए, बस हो गया। 2x पर करके पढ़ लीजिए। अब एक चैप्टर को 2-3 बार पढ़ लीजिए, बस आपका काम बन गया। अब आपके दिमाग में आ गया, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अभिकथन ए, अभिकथन ए कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए बोल रहा है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। बिल्कुल ये बात सही है। इनकी जो संस्कृति और परंपराएं हैं और इनकी भाषा संगीत इनकी क्या होती है? बहुत ही समृद्ध होती है और विशेष होती है। भाई ये लोग अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि झारखंड के अंदर कुड़ुक भाषा बोली जाती है। एक जनजाति है जिसका नाम क्या है? ओराव। ओराव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? कुड़ुक भाषा बोलती है। ठीक है, तो जनजातियों की अपनी अपनी क्या है? स्पेशल एक संस्कृति है, एक स्पेशल क्या है? भाषा है। जैसे थारू जनजाति है, थारू जनजाति में क्या होता है? बदला विवाह होता है। ठीक है, और जब किसी लड़की का विवाह किसी से होता है तो क्या करता है कि जब भोजन पहली बार परोसती है, बनाती है, तो क्या करती है? पैर से थाली को क्या करती है? उसके सामने देती है। ये परंपरा है। तो उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति भी क्या होती है? विशेष होती है। समझ में आ रही बात? क्या आप में ऐसा है? क्या आप में ऐसा कोई करेगा तो दुलावा गोड़वा तूर देगा? नहीं तूर देगा, बोलेगा कि ठीक बा,
हम सब कुछ ठीक है लेकिन हम सौरभ नहीं है। हाँ, तुम मुस्कान हो सकती हो लेकिन हम सौरभ नहीं है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। ये बात भी क्या है, सही है। ठीक है भाई, जनजातीय लोग, भाई जंगल किसी का नहीं है, वो सबका है। ठीक है, तो भाई जंगल में जो होने वाली चीजें हैं उन पर सबका क्या है, वो सबकी संपत्ति है। और जब सबकी संपत्ति है तो सभी लोग मिलजुल कर क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं कि नहीं। जब कोई व्यक्ति उसको थोड़ा काटने जाए तो देखिए जनजाति क्या करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इसकी व्याख्या यह नहीं कर रहा है, इसकी व्याख्या यह नहीं कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, ए और आर क्या है, सही है, और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है कि पेरिया पुरडम एक तमिल कृति है। किस भाषा में लिखी गई है, पेरिया पुरडम। अगली बार हो सकता है कि पेरिया पुरडम एक कृति है जो लिखी गई है कन्नड़ में, मलयालम में, तमिल में या डोंगरी में, मतलब कुछ भी हो दे सकता है। तो आपका जवाब क्या होगा, तमिल में। तो पेरिया पुरडम एक तमिल कृति है, किसके बारे में जानकारी देती है, मतलब इसमें किसके बारे में जानकारी दी गई है, विद्वानों और कवियों के बारे में, साधारण पुरुषों एवं महिलाओं के बारे में, सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में, राजाओं और रानियों के बारे में। तो पेरिया पुरडम एक तमिल कृति है। ठीक है, तमिल कृति है, और ये जो कृति है ये मुख्य रूप से स्त्री और पुरुष के बारे में इर्द गिर्द क्या होती है, घूमती रहती है। ठीक है, इसका मतलब इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए था, मतलब जो आम पुरुष और महिलाएं हैं उनके बारे में, ठीक है, इसमें बताया गया है। ठीक है, किसमें, पेरिया पुरडम में। तो पेरिया पुरडम में क्या है, तमिल कृति है जो जिसके बारे में, किसके बारे में बात करती है, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। चलिए अगला है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। जब हम सौर मंडल स्टार्ट करते हैं तो हम क्या लिखवाते हैं, सौर मंडल लिखवाए होंगे तो क्या लिखवाए होंगे, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, उच्छल तारे, सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सौरमंडल का। तो परिभ्रमण तो है ना, तो आपको क्या लगा देना है, सौरमंडल जो पढ़ा होगा सेम टू सेम। ठीक है, चलिए अगला है, चलिए बताइए, एक ग्लोब से क्वेश्चन है, बताइए इसमें कौन सा सही होगा। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है, सही बात है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, नहीं, पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, पृथ्वी पर स्थान को ढूंढने के लिए, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत का अहमदाबाद शहर है इस अक्षांश और इस देशांतर पर स्थित है, बोला जाता है ना, बोला जाता है कि नहीं। प्रश्न जब हम लोग कल लगा रहे थे, अहमदाबाद वाला जो क्वेश्चन आया था तो उसमें बोला था ना किस देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो देशांतर और अक्षांश किसको बताते हैं, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने में। अहमदाबाद एक स्थान था जिसको ढूंढा गया था, समझ में आ रही बात। अभी सिंगापुर वाला जो क्वेश्चन था, कैसे ढूंढा गया था, कैसे मैंने उसे ढूंढा सिंगापुर को, मैप में किसको आधार बना के, देशांतर को ना, देशांतर को मैंने देखा और फिर मैंने पहुंचा, समझ में आ रही बात, ये चीज थी।
तो पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। तो देखिए यहां पर ये समझने वाली बात है, ये रटने वाली बात नहीं है। देखिए ठीक है, देखिए स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई है? ठीक है, तो देखिएगा स्त्री पुरुष तुलना, इसमें स्त्री और पुरुष को तुलनात्मक ढंग से क्या किया गया है, दर्शाया गया है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब इस पुस्तक को लिखने का काम कौन से समाज सुधारक किए हैं? तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा? ताराबाई शिंदे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताराबाई शिंदे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ताराबाई शिंदे। ठीक है, चलिए, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? ये बोल रहा है कि क्या ऐसी चीज है जो किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, निष्कर्षण, वस्तु की खोज, शुद्धिकरण। बताइए ये मार्कर क्या है? मार्कर क्या है? ये वस्तु है, संसाधन है कि नहीं? तो हम मार्कर का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग यानी उपयोग कर रहे हैं। उपयोगिता या फिर प्रयोज्यता, प्रयोज्यता का मतलब हो जाएगा यूजेबिलिटी, यूज कर रहे हैं इसका। तो जिस चीज का हम यूज करते हैं वो क्या है हमारे लिए? संसाधन है। इसका मतलब कि जब उपयोगिता हो अथवा प्रयोज्यता हो तो हम बोलेंगे क्या है? संसाधन। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये बोर्ड क्या है भाई? संसाधन है। क्यों? हमारे लिए, हाँ, ये हमारे रोजमर्रा की लाइफ को क्या कर रहा है? आसान बना रहा है। ठीक है, और आसान बना रहा है तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है? संसाधन है। मानव भी क्या है? संसाधन है। जैसे मैं आपके लिए क्या हूं? संसाधन हूं। ठीक है, क्योंकि आप मेरा क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। मतलब ये नहीं बोलेंगे कि आप लोग हमारा यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग उपयोग कर रहे हैं मेरा। ठीक है, हाँ, चलिए, यहां पर बोला गया है कि रूढ़िबद्ध धारणा लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे होते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब समझिएगा क्या होता है? रूढ़िबद्धता का मतलब क्या होता है कि जैसे कहा जाए कि लड़कियां एक काम करती हैं, लड़के एक काम करते हैं। ठीक है, लड़कियां खाना बना सकती हैं, लड़के नहीं बना सकते। एक ऐसी धारणा है भाई, रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वो क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। ये बात सही है भाई। बहुत महिलाओं के अंदर, ठीक है, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं छिपी हैं कि वो बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं, लेकिन समाज के बात के नीचे क्या है? दबी हुई है। ठीक है, अगर यही धारणा हट जाए कि लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, तो सभी लड़कियां क्या करेंगे? अच्छे करेंगे। लड़कों की मैं गारंटी नहीं लेता कि ससुरा ये अच्छे करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन लड़कियां तो क्या करेंगी? अच्छी करेंगी ही करेंगी। ठीक है, तो रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार से के खांचे में जड़ देती है। ठीक है, वही बात है, एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है कि ये यही कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ये कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिकथन ए भी सही है और अभिकथन आर भी सही है, और आर जो है एक क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। जब मैं ग्लोब पढ़ाया था तो मैंने लिखा था कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक क्या है? प्रतिरूप है। वही तो है, हूबहू लाइन है, हूबहू लाइन है। तो क्या हो जाएगा आपका? ग्लोब हो जाएगा। ठीक है, जो डेफिनेशन है एकदम हूबहू लाइन बाई लाइन। ठीक है, देखिए डेफिनेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ। ठीक है, चलिए, हाँ,
देखिए 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार पुरुष एवं महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी थी? क्रमशः का मतलब कि पहले पुरुष का, उसके बाद महिला का। ठीक है, तो पुरुष का कितना था भाई? हाँ, पहले क्या 18 वर्ष और महिला का 16 वर्ष। कब? 1929 में। लेकिन अब कितना हुआ है? 21। ठीक है, 21, 18। ठीक है, चलिए। हाँ, तो पुरुष की कितनी होनी चाहिए थी? 18 इस टाइम, और महिला की इतनी। तो कौन सा हो जाएगा? अब कुछ भी हो उसे नहीं मतलब। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? बोल रहा है कि वे बीमारियां जो जल से, भोजन से, वायु से फैलती हैं, उस बीमारी को आप किस नाम से जानते हैं? तो क्या इसे आप संचारणीय बीमारियां कहते हैं क्या? बिल्कुल भाई, संचारणीय बीमारियां कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं भाई। छुआछूत से या फिर हवा के माध्यम से या फिर जल के माध्यम से जो फैले उसे क्या बोलेंगे? संचारणीय बीमारियां कहते हैं। उपार्जित बीमारियां क्या होती है? जन्म के बाद किसी कारण से क्या होती है? आ जाती हैं उपार्जित बीमारियां। जन्मजात बीमारियां जो जन्म के साथ होती हैं। ठीक है, जैसे हेयर लिप, होठ का क्या हो जाना, कट जाना। ठीक है, ये सारी बातें। आनुवंशिक बीमारियां जो जीन के ऊपर क्या करती हैं? डिपेंड करती है जीन। जैसे आनुवंशिक रोगों के जो जीन होते हैं हमेशा यक्ष गुणसूत्रों पर देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? यक्ष गुणसूत्रों पर देखने को मिलते हैं। और आनुवंशिक बीमारियां कौन कौन सी हैं भाई? हीमोफीलिया, ठीक है, डाल्टनिज्म, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? जिसे आप बड़ांधता के नाम से जानते हैं। इसे लाल हरा रोग भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को लाल हरा रोग की पहचान नहीं होती है। ठीक है, ऐसे लोग ना तो क्या बन सकते हैं? रेलवे का ड्राइवर बन सकते हैं। ठीक है, और क्या नहीं बन सकते हैं? हाँ, रेलवे का ड्राइवर नहीं बनेंगे, नहीं तो लाल दिखाएगा तो वो बुझेगा कि करिया है। ठीक है, हाँ, तो इसमें सही आपका विकल्प क्या होना चाहिए था? हाँ, बहुत। नहीं नहीं, उपार्जित में नहीं होगा, ये तो बाद में आता है ना। उपार्जित का मतलब बाद में किसी कारणवश से आ जाता है वो। ठीक है, संचरणीय का मतलब फैलने वाला, कम्युनिकेबल, किसी माध्यम से जाने वाला। ठीक है, हाँ, संचरण करने वाला, आप ऐसे समझिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। ठीक है भाई, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करिए। अब इस क्षेत्र प्रदेश में शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं क्या? भारतीय उपमहाद्वीप के में की बात हो रही है। चलिए भाई, इसमें शंकुधारी वृक्ष देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये वृक्ष कहाँ देखने को मिलेंगे? ये उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे और हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो ये बात सही हो सकती है। आगे, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। उपोष्ण में बिल्कुल स्थित है, क्योंकि 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच वाला एक क्षेत्र है, तो हो सकता है। आगे, इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बिल्कुल है। ठीक है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां देखने को मिलती है। एक गलत हो सकता है। ठीक है, तो ए बी सी मेरे ख्याल से सही हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, सही है। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है कि हाँ, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार कहते हैं। सही बात है, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार कहते हैं। इस क्षेत्र में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव करिए। इस क्षेत्र में गेहूं खूब होता है। ठीक है,
और किस परिस्थितियों के कारण इधर गेहूं होता है, उसी को क्या करना है, चुनना है। यहां लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं भाई। बगैर ट्रैक्टर का कैसे यूज कर लेंगे, कंबाइन का कैसे बगैर एक खेती कर लेंगे, करते हैं। लेकिन यहां पर बोल रहा है नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, अब देखिए ये जिसमें जिसमें होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, और किसी में है क्या, नहीं है। चलिए, यहां लोग बहुत परिश्रमी होते हैं भाई, परिश्रमी होंगे तभी तो गेहूं का उत्पादन कर पाएंगे ना, ये बात सही है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। अब वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे गेहूं होगा, जाके छीट के चले जाएंगे तो गेहूं हो जाएगा, ये भी बात सही है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी, यानी बी और क्या, सी, इसमें बी और क्या, सी, सही है। वर्षा की कमी होगी तो कैसे होगा भाई, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए आगे, पचपन, बोलिए, लगाइए आप लोग इसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सतत विकास, सतत पोषणीय विकास बोलता है कि वर्तमान में जिस संसाधन का आप प्रयोग कर रहे हैं उस संसाधन का उपयोग इस प्रकार करिए कि भावी पीढ़ी के लिए भी क्या करिए, बचा के रखिए, भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखिए। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल है, पेट्रोल का आप क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो आप पेट्रोल का संरक्षण भी करिए, जल का संरक्षण भी करिए, भावी पीढ़ी को बचा के भी रखिए। इसी को आप क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है। संसाधनों की खपत को घटाना, बोलिए, संसाधनों की खपत को घटाना। भाई संसाधनों की खपत को जब घटाएंगे तो सतत पोषणीय विकास होगा कि नहीं होगा। भाई जहां पेट्रोल, जहां पर आपको आधे लीटर पेट्रोल में जा सकते हैं, ठीक है, आधे लीटर पेट्रोल में जा सकते हैं, तो पेट्रोल 1 लीटर भरवा के और घरे घरे घूमने से क्या फायदा, बोलिए। अपने खेत में जाना हो तो साइकिल से भी तो जा सकते हैं ना, बोलिए। तो यहां पर आपने पेट्रोल का क्या किया, बचाव किया, तो सतत मतलब खपत को क्या किया, घटाया, इसका मतलब सतत पोषणीय विकास हुआ, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्या है, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, आप पेट्रोल की वृद्धि को बढ़ा दीजिए, ये गलत है, क्या करिए, गलत। संसाधनों का पुनः चक्रण, बिल्कुल ऐसा उपयोग करिए कि संसाधन, अब मान लीजिए कि इसके संसाधन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और लिखने के बाद इसे फेंक के चल देंगे, घुमा के फेंक देंगे, उधर चला जाएगा, फिर अगले दिन पंकज खरीद के लाएंगे, ऐसा नहीं ना। हाँ, उसको बार बार क्या करिए, हाँ, सतत संसाधनों का पुनः चक्रण, ये भी सही है। वस्तुओं का पुनः उपयोग, बिल्कुल वस्तुओं का पुनः उपयोग करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ए सी डी ये तीनों क्या है, सही है। तो ए सी डी किसमें है, समझ में आ रही बात कुछ, बोलिए। यहां रटने वाली चीज है क्या, कुछ रटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और प्रश्न आ गया, यो रटने वाला लग रहा है। लिखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन करिए। भाई पहाड़ी क्षेत्रों में अब क्या हो रहा है, रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अभी सिक्किम में रेलवे स्टेशन बना है, सिक्किम में पहले नहीं था, बना है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो क्यों हो रहा है, पहाड़ महाक्षयित होते हैं। भाई पहाड़ महाक्षयित होते हैं तो उससे क्या, इनके महाक्षयित होने की वजह से हम रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण कर रहे हैं। क्षयित का मतलब क्या, हाँ, उनका क्षरण होता है, ठीक है, उनके क्षरण से कोई मतलब नहीं है। पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं, पहाड़ी लोग बना रहे हैं रेल मार्ग को, और ये बना रहे होते तो जाके पहले ही बना लेते, है कि नहीं। ये क्या है, गलत। इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, ठीक है। हाँ, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, प्रौद्योगिकी आ गई है, जिससे हम क्या कर रहे हैं,
हम आसानी से रेल मार्ग का क्या कर रहे हैं, बना पा रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है, अगर ये आसान होता तो पहले ही बन गया होता। ठीक है, तो क्या हो गया, गलत। कौन सा हो जाएगा, ये सीटेड है। ठीक है, कुछ ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ठीक है। देखिए, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त। देखिए, महालवारी बंदोबस्त क्या है कि गांव, महाल का मतलब क्या होता है, गांव। गांवों से कर को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। गांवों से कर को इकट्ठा किया जाता है, और उसको इकट्ठा करने के लिए कुछ क्षेत्रों में जमींदार हुआ करते थे और कुछ क्षेत्रों में ग्राम प्रधान होते थे। क्या होते थे, मुखिया होते थे। क्या होते थे, मुखिया। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि ये भारत है, इधर इधर, ठीक है, इधर मुखिया क्या करते थे, महालवाड़ी बंदोबस्त के आधार पर कर को क्या करते, असुलते थे, और बाकी क्षेत्रों में जमींदार क्या करते थे, असुलते थे कर को। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने किया था। बिल्कुल ये बात सही है, किसने किया था, हाल्ट मैकेंजी ने ही किया था। ठीक है, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने का जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी जाती थी, न कि जमींदार को। बिल्कुल, गांव के प्रधान को दी जाती थी, ये बात भी क्या है, सही है। और इन क्षेत्रों में किसको दी जाती थी, जमींदार को, न कि जमींदार को। तो महालवाड़ी जो बंदोबस्त है किधर चल रहा था, इधर इधर चल रहा था। और जब इधर चल रहा था तो इधर कर को कौन वसूल रहा था, प्रधान। इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। ए भी सही है, आर भी सही है। ठीक है, ए भी सही है, क्या है, आर भी सही है। लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ए आर सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, यहां पर देखिए फैक्ट है, फैक्ट है कि राजस्व वसूली व्यवस्था मालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने किया था। इफेक्ट हो गया एक लाइन में, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। ठीक है, तो ये बताइए, क्या इस लाइन का प्रभाव इस पर पड़ रहा है क्या, भाई इसमें तो बोल दिया गया माहलवारी बंदोबस्त है। ठीक है, इसके बारे में ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये भी फैक्ट है और ये अलग फैक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सही है, लेकिन एक की व्याख्या आर नहीं कर रहा है, तो कौन सा हो जा रहा था, ए। ठीक है, अगला है, हो गया क्या, चलिए यहां पर बोल रहा है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी, चेन्नई में हुई थी। ये सही बात। ठीक है, वेद समाज की स्थापना 1864 में कहा हुई थी, मद्रास में हुई थी। ठीक है, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, नहीं, ये किससे समाज प्रेरित था, ब्रह्म समाज से क्या था, प्रेरित था। तो ये क्या हो गया, गलत। ये क्या हो गया, सही। यानी ए सही है, परंतु आर बी क्या है, गलत है। ए सही, ए सही, बी गलत। ठीक है, हाँ, ये जो वेद समाज है ये स्त्री की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की बात करता है, ये सब। ठीक है, ठीक है, और भी है क्या, एक है, अभी दो है, चलिए हो गया। बोल रहा है कि 7वीं शताब्दी के आरंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, सही बात, समान होते हैं, लेकिन समान होते हैं चाहे ना होते हैं, तो इस पर तो सवाल नहीं उठा, इस पर सवाल नहीं उठा। अभी किसी, सभी व्यक्ति जन्म के समय क्या होते हैं, समान होते हैं, इस पर सवाल नहीं उठा। ठीक है, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है,
व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब कि आज जो कुछ कर रहे हैं, आज अच्छा करेंगे तो हो सकता है कि अगर जो पिछला जन्म में कुछ किए होंगे तो उससे क्या पाए जाएंगे, छुटकारा। तो इसका कोई मतलब नहीं, इस पर भी सवाल नहीं उठा होगा। ठीक है। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म परिणाम है। सोशल प्रिविलेज आर रिजल्ट ऑफ वंस बर्थ। हाँ, इस पर हो सकता है। देखिए कैसे, नेपोटिज्म का नाम सुने हैं क्या? नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाज। ठीक है। जैसे बॉलीवुड में आप जाइए, बॉलीवुड में लोग क्या करते हैं, हीरो का लड़का हीरो। ठीक है। तो इस पर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नहीं? आवाज उठा, फिर भी अगला देखते हैं। केवल मानव जाति के जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। भाई केवल मानव जाति ही जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, और नहीं गुजरते हैं क्या? इस पर भी आवाज नहीं उठा। ठीक है। कौन सा सही, यही विकल्प सही होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सही है। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? सबको पता है कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हो गए क्या 60? ठीक है, 60 क्वेश्चन हो गए और आपका टाइम भी हो गया। ठीक है।